अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तौसीक रज़ा और आप देख रहे हैं नुक्ता निगाह। आज हमारे साथ है डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी और उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी लैंडस्केप के बारे में। तुराबी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात शुरू करते हैं मरियम बीबी से। मरियम नवाज शरीफ को ज़मानत किस वजूहात के मुताबिक दी गई हैं और वो अपनी ज़मानत का किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आज मैंने ये करना है कि जितनी भी अदालती तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसमें कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कोई कन्विक्ट हो और उसको ज़मानत मिल जाए। और ज़मानत का बेस भी कुछ बहुत ही बोदा सा है कि जी इसको ज़मानत इसलिए दी जाए कि इसने अपने बाप को दुआइयाँ देनी है। वालिद वो जो ख़ुद कन्विक्ट है और उसकी भी ज़मानत हुई है, तो जी अगर ये अकेले घर चले जाएंगे तो इनको दुआइयाँ कौन देगा? और क्या मरियम बीबी खुद कैलिब्री फॉन्ट स्कैंडल में कन्विक्टेड नहीं है? Yes, that is one of the reasons for which she was convicted. कैलिब्री फॉन्ट। तो यानी जितनी भी तारीख़ है अदालत की, उसमें ये पहली नज़ीर है कि इनको मिली ज़मानत। और क्या ये डॉन लीक्स में मरियम नवाज शरीफ की क्या पोजीशन है, वो उसमें कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं डॉन लीग पे बाद में आऊँगा, ज़रा पहले इसको डिस्कस कर लें कि इन्होंने किस तरह से अदालत को मिसलीड किया और अदालत के पास क्या कोई ऐसी नज़ीर है कि उन्होंने पहले किसी गरीब को इसलिए ज़मानत दे दी हो, बेटी को या बीवी को, कि जी चूँकि इसका मियाँ जो है इसको हमने ज़मानत पर रहा कर दी, यानी ज़मानत दे दी है और ये इसकी बीवी को भी हम ज़मानत पर भेज रहे हैं कि वो इसको दवाइयाँ खिलाएगी। दैट्स रिडिकुलस। मतलब कोई लीगल प्रेसिडेंट उसकी नहीं मिलती? है ही नहीं, मिलती ही नहीं है। अच्छा, अब उसको जब ये मिल गई तो उसने अपने बाप के साथ वो काम शुरू कर दिया जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ करते हैं। एक बंदा चुप रहता है, दूसरा मूवमेंट को चलाता है। यही काम इसने मरियम नवाज ने शुरू कर दिया। उसने अपनी पार्टी के शेरों दलेरों को इकट्ठा किया और नारेबाजी, और आज यहाँ पे प्रोग्राम कर लो, कल वहाँ पे कर लो, आज इस शहर में, कल दूसरे शहर में, उसके बाद तीसरे शहर में। तो इस तरह से उसने अपनी पार्टी को मोबिलाइज करने की कोशिश की, जो कि एक फ़ायदा था, जो कि एक अनड्यू एडवांटेज था। वो जिस मकसद के लिए उसको अदालत ने रहा किया था, ज़मानत दी थी, वो था कि जी ये इसकी मेडिकेशन के लिए, केयर के लिए जाएगी। हालांकि ऐसे लोगों की केयर बेटी ने क्या करनी है, इनके लिए नौकर चाकर और हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो ये एक ऐसा बहाना था जिसकी नज़ीर नहीं मिलती और इन्होंने इस यानी जो इनको सहूलत मिली उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और स्टेट के ख़िलाफ़ अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया। तो ये तो है आपका जवाब जो आपने। डॉन लीक्स पे कमेंट कर दीजिए। जहाँ तक आपका सवाल है डॉन लीग से मुतालिक, उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डॉन लीग में जो बातें हुई वो मुल्की मुफाद के बहुत अगेंस्ट थी। सबसे पहले उसमें कमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि जो फ़ौज, जो कि मुल्क का मुक़्तदर इदारा है, उसके ख़िलाफ़ बातें हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ौज के राज़ों से है और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी भी सूरत पब्लिक नहीं की जा सकती। अब जब इसकी आप ऑडियो निकलवा के देखें, अगर इस बात को कोर्ट देखना चाहे और उसको पब्लिक किया जाए तो हम सबको मालूम हो कि ये किस हद तक मुल्क दुश्मन बातें कर रहे थे और किस हद तक इंडिया का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। सो एज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया जाता है कि जो राज हैं,
जो स्टेट सीक्रेट्स हैं उनको रिवील नहीं किया जाएगा. नवाज शरीफ इज़ नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट 3 बार वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए सपोजिटली. तो उनकी एंड गेम आपके ख्याल के मुताबिक क्या है कि उनका इन सब कमेंट्स के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ये जो वो बातें कर रहे हैं या उनकी बेटी कर रही है, ये तो फ्रस्ट्रेशन भी है और नादानी भी है. किसी भी एतबार से ये इसमें मैच्योरिटी नहीं है. और अगर जो उन्होंने हल्फ लिया है नवाज शरीफ साहब ने, उसको देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि मैं किसी भी सूरत मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम नहीं करूँगा और मुल्क के अहम कौमी राज जो हैं अपने तक, अपने सीने तक महदूद रखूँगा. और फिर डॉन लीक्स में कह देते हैं कि मेरे सीने में बहुत से राज. ठीक है, तो वो अपनी बातों को खुद डिनाई करते हैं. तो इसी तरह से वो मरीम नवाज साहिबा हैं, वो माशाल्लाह उनकी बेटी हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे मैच्योरिटी आते हुए भी ये भी काफ़ी वक्त लगेगा. और वो जहाँ तक मैच्योरिटी का ताल्लुक़ है, जिस एज में उनको मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, मेरे ख़्याल में वो नहीं आई. तो आज भी जो कुछ वो कर रही हैं इन द एब्सेंस ऑफ हर चचा शहबाज शरीफ एंड वालिद नवाज शरीफ, वो बहुत ही हल्का काम है. बिलो द बेड खेल रही हैं वो. और मैंने किसी एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि वो टेल एंडर की तरह बैटिंग कर रही हैं. तो वो किसी भी वक्त स्टंप आउट हो सकती हैं. अच्छा, आपने इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया. अगर इस मफरूज़े को मान लिया जाए कि सियासी उतार पिछाड़ इस्टेब्लिशमेंट करती है, तो 3 बार मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को उन्होंने आजमाया, 2 बार उन्होंने पीपल्स पार्टी को आजमाया. कोई तीसरी कुव्वत की तरफ इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो ध्यान क्यों नहीं गया? Why did they keep on coming back to these two parties? वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, ये जो होना था अब तो हो चुका, हम उसको रिवाइंड नहीं कर सकते. कोई भी ताकत, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है या कोई भी है, वो गया वक्त वापस नहीं ला सकते. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ऐसी क़यादत इवॉल्व की जाए. सियासी पार्टीज़ तो यही हैं. ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं ऊपर बैठना है वॉच डॉग बन के, तो मुल्क में कुछ ऐसा कल्चर इवॉल्व किया जाए जिसमें पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पे वो जाएं और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए कि MNA जब बन जाता है तो वो कैसे परफॉर्म करता है, उसकी अप्रोच क्या होती है, उसके फ़राइज़ क्या होते हैं और उसके हकूक़ क्या होते हैं. मुसीबत ये है कि जब कोई MNA MPA बन जाता है तो 3 महीने नहीं गुजरते तो वो ये कानून पास करवाना चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो हैं वो रिवाइज़ होनी चाहिए. और हैरानगी भी होगी और दुख भी होगा कि MNAs और MPAs ने ये भी दरख्वास्त की, असम्बलीज़ में करने की कोशिश की, कानून पास करवाने की कोशिश की कि हम जब 5 साल मुकम्मल कर लें, रिटायर हो जाएं, तो हमें पेंशनेबल जॉब समझ के हमारी भी पेंशन लगा दी जाए. मतलब हकूक से तजावुज़ और फ़राइज़ फ़राइज़ का तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हकूक की दौड़ ऐसी है कि वो ख़त्म होने को नहीं आती, मैराथन रेस लगा लेते हैं. अब देखिए, जहाँ तक हकूक का ताल्लुक़ है, 1 सेकंड से पहले तो इनके हकूक जो है मजरूह हो जाते हैं. आप यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान के हर कूचे, हर नगर, हर गली में MPAs MNAs रोज़ थानों पे हमले करवाते हैं. क्या हुआ जी? किसी MNA का भांजा भतीजा पुलिस ने रोका कि वो रेड लाइट तोड़ के गया था. उन्होंने उससे कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ. उस डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बजाय उसको रिवॉल्वर दिखा दिया पुलिस वाले को. ज़्यादा बात बढ़ी, दस्तों गिरबान हो गया, कोई एक दूसरे को मार भी दिया. पुलिस ने क्या किया, उन्होंने उठा के बंद कर दिया. जब बंद कर दिया तो मालूम हुआ कि जी 300 400 500 बंदा लेके थाने पहुंच गए हैं. क्या हुआ जी?
हम थाने को जला देंगे। तो कानून को मजाक बना के रख दिया इन सियासतदानों ने। छोटे लेवल पे बता रहा हूँ। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस ये कर रहे हैं, ये तमाम सियासतदान जो जमहूरियत का राग अलापते अलापते थकते नहीं हैं, ये चोर भी हैं, ये डाकू भी हैं, ये लुटेरे भी हैं, ये कातिल भी हैं। अब किसी एक का नाम लीजिए जिनका आजकल जिक्र टीवी पे बहुत चल रहा है, आपको मालूम हो जाएगा कि सियासतदान चोर भी है, सियासतदान डाकू भी है, सियासतदान लुटेरा भी है और सियासतदान कातिल भी है। अब किसी एक का नाम मुझसे पूछे, मैं अभी बता देता हूँ। पाकिस्तानी कौम ने चेंज, बदलाव, तब्दीली को वोट दिया था। ट्राइड एंड टेस्टेड थे पीपल्स पार्टी, ट्राइड एंड टेस्टेड थे मुस्लिम लीग नवाज। इमरान खान की पीटीआई व्हेन इट केम इनटू पावर ऑलमोस्ट 2 years इन गवर्नमेंट। आप इस पीरियड को किस तरह से समराइज करते हैं? देखिए, ये बैड लक है पाकिस्तान की, और इमरान खान या पीटीआई कोई इतनी ज़्यादा मजबूत पार्टी नहीं है, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है। ये जो जिस दिन के आए हैं उस दिन से क्राइसिस से ही डील कर रहे हैं, एंड दे आर फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल, कि ये आज गए कल गए, आज गए कल गए। तो इनकी हिमायत करना लिफाफे वाले कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई लिफाफा ये देते हों और उस लिफाफे के चक्कर में पाकिस्तान में बैठे हुए या दुनिया के दूसरे मुल्कों में बैठे हुए या सोशल मीडिया पे काम करने वाले हम जैसे इनको सपोर्ट करें। नो, जो भी इनको सपोर्ट करता है वो एक अपने दिल से सपोर्ट करता है, आउट ऑफ कर्टसी करता है, कमिटमेंट पे करता है। कोई लिफाफा जर्नलिज्म नहीं है पीटीआई के पीछे, टू माई नॉलेज। वो इसलिए है कि इमरान खान ज़ाती तौर पर एक दयानतदार इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी लिए उस पार्टी को वोट भी मिला। अब डायलेमा ये है कि उसको कहा जाता है ये सिलेक्टेड है, और ख़ुद को कहते हैं ये इलेक्टेड है। अरे यार, इसमें क्या कैलिबर है, क्या कैरिज्मा है नवाज शरीफ में कि ये 3 बार इलेक्ट होता? नो, ही वॉज नेवर इलेक्टेड फॉर 3 times। हाँ, 3 टाइम इसको असेंबली से जलील करके निकाला गया है, आपके सामने ही है, और किस बात पे निकाला गया वो भी आपके सामने है। यानी he lacks ethics, he lacks manners, he lacks education। ये सड़कें बना देनी, ये पुल बना देने, और एक एक सड़क के 10-10 बार इफ्तिताह कर देने, और ये आज जो कुछ भी इनके खिलाफ हो रहा है, ये बताएं तो सही, इतना पैसा है कहाँ से? अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो या फिर आप बिजनेस संभाल लेते या मुल्क का कारोबार संभाल लेते। कारोबार से मुराद कि इंतज़ाम सल्तनत संभाल लेते। यानी आप मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे, और आपने किया क्या? आपने वज़ीर आज़म के दफ्तर में रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया। आपने काम किया सऊदी अरब के साथ दोस्ती, ज़ाती दोस्ती, मुल्की दोस्ती नहीं, टर्की के साथ ज़ाती दोस्ती, उर्दगान के साथ ज़ाती दोस्ती, हिंदुस्तान के साथ ज़ाती दोस्ती, मोदी के साथ ज़ाती दोस्ती। शादी बजाया जा रहा है, आम आ रहे हैं, साड़ियाँ आ रही हैं, इधर से को मिठाई जा रही है। अरे यार, अगर इतने ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे थे तो कश्मीरी क्यों मर गए? तुमने कश्मीर के लिए किया क्या? 34 साल 35 साल तुम मुख्तलिफ हैसियतों में गवर्नमेंट में रहे हो। पंजाब जैसे सूबे के तुम 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हो, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हो, तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर रहा है। तुमने क्या किया? कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब, वो बेचारे इतना भुदक रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो तो बताएं कि उन्होंने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होते हुए कश्मीरियों के लिए क्या किया, क्या खिदमत सर अंजाम दी। अफसोस, सद अफसोस कि कश्मीरी जनाजे उठ रहे हैं, कश्मीर में जनाजे उठ रहे हैं,
और इस तरफ, कश्मीर के इस तरफ ये ढोल बजा रहे हैं कि इनकी नून लीग वहाँ पर जीत रही थी, वहाँ पर शादियाने बज रहे थे, और अक्रॉस दैट माउंटेन उस तरफ मकबूजा कश्मीर था। तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे आज़ादी के लिए जदोजहद करने वालों को कत्ल किया जा रहा था। अफसोस, सद अफसोस। तो राबी साहब, आखिर में कुछ प्रेडिक्शंस आपसे चाहेंगे। 2022 की तरफ हम तेज़ी से गामजन हैं। आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत कर पाएगी पूरी? देखिए जी, अब तक जो कुछ हुआ, बड़ी टर्बुलेंस देखी आपने भी, मैंने भी, सारी दुनिया ने। वो तो खड़ा है, वो खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ऐसे लश्कर के साथ है जो लश्कर हारा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन वो खुद थका हुआ नहीं है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कि वो किस स्टेडफास्टनेस से खड़ा है। Marks out of 10, Imran Khan. Yes, out of 10. How many marks would you give him out of 10? 10 out of 10. 10 out of 10. Yes. वो वाहिद लीडर है who's presentable on international level. Okay, marks out of 10 for PTI then. आप पीटीआई जो है, अगर मेरे से बात करें आप, पीटीआई मीन्स इमरान खान, इमरान खान मीन्स पीटीआई। मगर इतना तो सिंपल नहीं है ना कि इमरान खान जो है, yes, very honest, capable, we've seen it, he's got a good track record in sports, politics में आए, he's politically educated, unlike his contemporaries. मगर जो उनकी पार्टी है उसके अंदर मिसमैनेजमेंट भी नज़र आई, उसके अंदर कुछ करप्ट लोग जो है वो ड्राई क्लीनिंग की मशीनें यूज़ करके उसकी पार्टी में भी आए. So Imran Khan in essence should mean PTI, but there is more to it. Imran Khan PTI के, he is the democratically elected prime minister, मगर उनके नीचे जो है वो जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर तो काफ़ी और लोग हैं, और वो कुछ पुरानी सियासी जमातों से भी उनका ताल्लुक है, वो मिनिस्टर्स भी हैं. तो उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह रेट करते हैं? इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर, यू सेड 10 out of 10, मगर उनकी सियासी परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं जो उनके साथ हैं? देखिए जी, जो लोग वहाँ पे आके ट्राई क्लीन हुए उनको तो अब छोड़ दीजिए. खुसरो परवेज़ क्या है ये देख लें, इनके साथ तरीन साहब हैं, इनके लिए बदनामी का बायस बने हैं. इनके साथ जो नई लौट आई है, आई मीन द यंग गाइस, वो ऐसे हैं जैसे अभी स्कूल से निकले, यूनिवर्सिटी से नहीं, स्कूल से निकले. उनको भी कुछ नहीं पता. उनको ये नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसमें किस तरह से आर्टिकुलेटेड चलना है. नो, वो बातें ऐसी कर देती हैं जिसके पीछे उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं. यानी जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो उन पर सवाल ऐसे करते हैं जिसका जवाब वो बहुत गलत देते हैं. जब वो देते हैं तो वो आगे से रिजेंट करते हैं. जब रिजेंट करते हैं तो फिर ये माफिया मांगते हैं. तो ये पॉलिटिकली इमेच्योर है, बड़े मेच्योर हैं. इनको मैं इसलिए आपको शुरू में कहा था कि एक ऐसे कल्चर की ज़रूरत है कि जहाँ पे वो लोग जो सियासत में आना चाहते हैं उनकी तालीम को जांचा जाए, उनके कैरियर्स को देखा जाए, उनके कैलिबर को देखा जाए, फिर उनको ट्रेन किया जाए, फिर उनको असेस किया जाए कि आया ये एमपी बनने के लायक हैं, आया ये एमएनए बनने के लायक हैं. अगर यही चीज़ देखी जाती रही कि हाँ ये 2 करोड़ रुपए लगा देगा, और भाई जब 2 करोड़ लगाएगा तो 20 करोड़ बीच में से खाएगा भी. तो जब 20 करोड़ खाएगा एक एक बंदा, तो 400 बंदे आपने हायर किए हुए हैं, फिर मुल्क का तो अल्लाह वारस है. तो रवि साहब, आखिरी सवाल, 3 अक्टूबर 2020 आपके मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं? देखिए, एक सीधी सी बात है. नंबर 1 कि नवाज शरीफ साहब ने अगर वापस आना होता, नंबर 1, वो जाते ही क्यों? वो कह तो रहे हैं वो आएंगे. सुनिए ज़रा, वो जाते ही क्यों और वो गए कैसे? ये बड़ी एक कमाल बात है कि वो गए कैसे. वो एक बहरूपिये के रूप में गए हैं यहाँ से, और मैं कुर्बान जाऊँ उस डॉक्टर के जिस डॉक्टर ने इस चीज़ को एंडोर्स कर दिया कि हाँ उसको प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है. डिस्पाइट सीइंग दैट मैन, अरे यार जिसको प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम होता है, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, जिसको किडनी प्रॉब्लम होता है, जिसको दीगर बेशुमार प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका हेमोग्लोबिन
उसकी चाल ढाल, उसकी खुराक, उसका डे इन डे आउट ऐसे नहीं होता जैसे नवाज शरीफ साहब का था। उन्होंने बहैसियत, उस खातून ने एक बहुत बड़ी सूबे की वो लीडर थी, तो उन्होंने कह दिया हाँ हाँ ये बीमार है। वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन पे कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे एंडोर्स किया। और उसके बाद एक डॉक्टर हैं जिनका ताल्लुक ना हेमेटोलॉजी से है, ना उनका ताल्लुक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से है। उनको उन्होंने कहा कि जी ये देख रहे थे। अरे बाबा, वो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर थे कि यहाँ भी इतनी एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, ये बेड 250 बेड का है, यहाँ पे बेड होने चाहिए, यहाँ पे इतने, ये मशीन होनी चाहिए, ये मशीन होनी चाहिए, ये मशीन होनी चाहिए। ये उनका काम था। उनका ये काम नहीं था कि ये बंदा जो है इसको ये बीमारी है, प्लेटलेट्स है, तो आप देखें ये सही कह रहा है झूठ कह रहा है। अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? उसका फ्रंटमैन था वो डॉक्टर, क्या वो भी बहरूपिया सा था जो इनका प्राइवेट कंसल्टेंट था, जो साथ गया इनके पाकिस्तान से बाहर। एक वो बंदा, उस पर केस होना चाहिए कि उसके पास क्या एविडेंस है कि इस बंदे को ऐसी डिजीज़ थी जिसका पाकिस्तान में इलाज ही नहीं था। इसीलिए क्या है ना कि अगर इलाज बाहर ना कराने दिया गया और ये मर गया खुदा न खास्ता, तो ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी, गवर्नमेंट की नहीं, इमरान खान की। अब इमरान खान बेचारा मरता क्या ना करता, उसने इसको कहा कि ठीक है, जो बोर्ड कहेगा, जो ये सब लोग कहेंगे, जो मेरी काबीना कहेगी, कैबिनेट कहेगी, वैसे कर देंगे। आ रहे हैं या नहीं? हाँ, अब ये बात है कि आ रहे हैं या नहीं। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। उनसे कहा गया था कि आप एक गारंटी मनी यहाँ पे जमा करा दीजिए, चले जाइए। वो गारंटी मनी थी कुछ मिलियंस में। इनके वकीलों ने, या इन्होंने खुद, चूँकि ये खुद बहुत बड़े अपना एक्टर्स हैं, इन्होंने कहा नहीं जी, नहीं 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 नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं लेके आऊँगा। शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने, आप हैरान होंगे, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गारंटी दी और अदालत ने मंजूर की और वो इसको ले गया। और उन्होंने कहा कि मैं जाके अपने भतीजों हसन एंड हुसैन नवाज से बात करूँगा कि नवाज शरीफ का प्ली बार्गेन कर दें, और इससे हमारी सियासत भी बच जाएगी, ख़ानदान भी जलील होने से बच जाएगा, और ये सारा कुछ हो जाएगा। वो एक काम नहीं उसने किया, शहबाज ने, उसने 2 काम किए। एक उसको निकाला, फिर खुद भी गया, और उसने जाके वहाँ से कोई ऐसी बार्गेन नहीं की उनके साथ। आज तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो हमारा नेगोशिएटर था। नो, ही वॉज नॉट नेगोशिएटर। वो नवाज शरीफ का भाई था और भाई रहा, और उसने कोई काम नहीं किया नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने का। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि वो पाकिस्तान आएगा, नो नो नेवर। यानी कानूनी तौर पे आपका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है यूके के साथ एक्सट्रेडिशन का। क्या हम पहले अल्ताफ हुसैन को ले आए? तो इसको कहाँ से लाएंगे? नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। 3 बार ऑलरेडी वज़ीर आज़म ले चुका है। दुनिया भर में उसके बिजनेस एम्पायर्स हैं, अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान में इतना बड़ा महल है, लाहौर में इतना बड़ा महल है। उनका तो लाइफस्टाइल बाबा बादशाहों शहंशाहों जैसा था। वो देख के आते थे उनको, सऊदिया के बादशाहों को, यूएई के बादशाहों को, और कुवैत कतर के बादशाहों को। वैसे ही लाइफस्टाइल उन्होंने अपना बना लिया था, और बादशाहों से दोस्तियाँ की, उनसे तहाइफ दिए। अब किसी फिर और प्रोग्राम में मैं तोशा खाना की भी बातें करूँगा आपसे कि इन्होंने हुकूमत को मिलने वाले तोहफे तहाइफ किस तरह से इन्होंने एम्बेज़ल किए, कैसे हज़म किए। तो एक लंबी गुफ्तगू है, फिर बात करेंगे। आपका सवाल कि ये वापस आएंगे या नहीं, नो नेवर, कभी नहीं आएंगे। आप देखिए, ये तो वापस आएंगे ही आएंगे। आप वो पल जोड़ रही हैं कि मुझे निकालो, नहीं तो मैं
ईंट बजा दूंगी, और ये सारे मिल के कभी ईंट से ईंट बजाते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, कभी कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर दें, सब धमकियाँ दे रहे हैं। खुदा करे कि इनको अक्ल के नाखून आ जाएं और सारे काम जो हैं एक बार ऐसे हो जाए कि गंद सारा साफ़ हो जाए। इलाही आमीन। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।